अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के बीच चल रहा एक महायुद्ध आखिरकार उस पर विराम लग गया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा 12 दिन का युद्ध फिलहाल के लिए युद्ध विराम हो गया है, लेकिन जिस तरह के हालात दुनिया भर में उत्पन्न हुए हैं और जिस तरह का ये अधूरा युद्ध विराम है, उससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में ये युद्ध फिर भड़क सकता है। लेकिन रात भर में ऐसा क्या हुआ कि जो जंग बहुत ही मुहाने पे गुजर रही थी और जिसे ये माना जा रहा था कि ये इसके अंजाम बहुत ही खतरनाक होंगे, ऐसा क्या हुआ मिडिल ईस्ट के भीतर रात भर में कि जिसकी वजह से अमेरिका को और इजराइल को पीछे हटना पड़ा और ईरान एक तरह से अपर हैंड साबित हुआ। ऐसा क्या हुआ आयतुल्लाह खामेनेई ने किया जिसके कारण अमेरिका को अपने कदम खींचने पड़े और इजराइल को भी पीछे हटना पड़ा। जिस वार को माना जा रहा था कि ईरान के हाथ से निकल गई है, महज 12 घंटे के भीतर ईरान ने पूरी सिचुएशन को पलट दिया और इस युद्ध में फिलहाल युद्ध विराम है, लेकिन अपर हैंड ईरान का रहा। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, मेरे बाएं हाथ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की। 83 ईयर ओल्ड इस बुजुर्ग नेतृत्व ने, इस बुजुर्ग लीडर ने मिडिल ईस्ट के भीतर एक इतिहास रचा है। अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, उसके टक्कर में कोई नहीं है। अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने का मतलब कि खात्मा। लेकिन खामेनेई ने अमेरिका की कोई परवाह नहीं की, बल्कि अमेरिका के सामने डटकर मुकाबला किया और आज महज 12 घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल गई। जिस युद्ध को ईरान लगभग हार चुका था, उस युद्ध को ईरान ने उस पर अपर हैंड साबित हुआ। परसेप्शन ये गया कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 12 दिन चली इस जंग में अमेरिका सीधे शामिल था और उसके फाइटर प्लेन्स और ख़ास तौर पर उसके B-2 बम वर्षक विमानों की पूरी फ्लीट ने ईरान पर फुल फ्लेज अटैक किया। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जिस तरह का करारा जवाब अमेरिका के बेस जो कतर में स्थित है कल रात में दिया, उसके बाद से पूरे दुनिया में सनसनी फैल गई कि अमेरिका के बेस पर हमला करना रूस तक की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक, या दुनिया के किसी मुल्क की, कि अमेरिका के बेस पर हमला कर सके। कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और बहनों भाइयों, ईरान की फोर्सेज ने वहाँ पर मिसाइल अटैक कर दिया। यही वो फ्लैश पॉइंट था जिसने पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया भर में इस नैरेटिव को फैला दिया कि अमेरिका और ट्रंप, जिन्होंने इस बात पर चुनाव जीता था कि नो फॉरेन वॉर्स, यानी विदेशों में अमेरिका कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ेगा, ट्रंप ईरान लड़ने आ गए। पूरा अमेरिका लगभग विभाजित था जिस तरह से ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक किया। बहनों भाइयों, उसके बाद से हालात बदले और महज रात भर के भीतर जो ट्रंप, जिन्होंने कभी ये कहा था अनकंडीशनल सरेंडर अगर खामेनेई ने नहीं किया तो वो उनकी किलिंग का आदेश देंगे, यानी कि अमेरिका ने खामेनेई के डेथ वारंट पर साइन किया था, अनकंडीशनल सरेंडर की बात कही थी। उसके बाद कभी खामेनेई जिंदा बचे, अपने नेतृत्व को बचाया, अपने देश को बचाया, अपने देश के स्वाभिमान को बचाया और अपने देश की संप्रभुता को बचाया। और सिर्फ बचाया ही नहीं, काउंटर अटैक करके भी दिखाया। खामेनेई ने जिस ठंडे दिमाग के साथ और रणनीतिक कौशल के बाद बिना उकसावे में आकर कोई हाई हैंडलिंग की कार्रवाई या सामने आने से बेहतर उन्होंने पर्दे के पीछे से ऐसी रणनीति तैयार की कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। जिस अमेरिका ने डेथ वारंट निकाला था, जिस अमेरिका ने अनकंडीशनल सरेंडर के लिए कहा था और जिस राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान में वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, चेंज ऑफ रिजीम, तख्ता पलट के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन खामेनेई का वो कुछ भी बाल बांका भी नहीं कर पाए। बहनों भाइयों, इस युद्ध से मिला क्या? क्या अमेरिका ने ईरान का वो 400 किलोग्राम परिष्कृत यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हाथ लगा, वो डिस्ट्रॉयड हुआ? जवाब है नहीं। क्या ईरान में अमेरिका सत्ता परिवर्तन करा पाया? जवाब है नहीं। क्या ईरान में बगावत खड़ा कर पाया अमेरिका? नहीं। क्या ईरान को सरेंडर करवा पाया अमेरिका? जवाब है नहीं। तो फिर इस युद्ध में अमेरिका को क्या हासिल हुआ? बहनों भाइयों, जिल्लत हासिल हुई, बदनामी हासिल हुई।
और इसमें अगर किसी ने खोया है तो इजराइल ने अपनी सामरिक प्रतिष्ठा को खोया है, क्योंकि वह क्लेम करता था कि दुनिया का कोई मुल्क अगर उसके ऊपर एक भी मिसाइल फेंकेगा वो उस मुल्क को ही उड़ा देगा। और पिछले 12 दिनों में कम से कम 500 से ज़्यादा ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में ज़बरदस्त तबाही की। न इजराइल को कुछ हासिल हुआ, न अमेरिका को कुछ हासिल हुआ। यह अलग बात है कि ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर तबाही हुई, उनके तीनों न्यूक्लियर प्लांट तबाह लगभग कर दिए गए, लेकिन उनके पास यूरेनियम है और वो भी इनरिच्ड। वो तो प्लांट कभी भी बना लेंगे। इसमें नुकसान उनका ज़्यादा नहीं हुआ, इसमें नुकसान अमेरिका की प्रतिष्ठा, इजराइल की प्रतिष्ठा का हुआ। बहनों भाइयों, क्या कुछ हुआ ईरान के भीतर, इजराइल के भीतर, वाशिंगटन में क्या हुआ, कतर में क्या हुआ, और इस पूरी रात में इस खेल का सिनेरियो कैसे बदल गया कि जिस खामनेई के खून का प्यासा था अमेरिका, आखिर उनसे समझौता करना पड़ा। आपको ये हम खबर दिखाते हैं, इसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। इजराइल का कंधा ईरान पे निशाना, न यूरेनियम मिला न जीत, न ही बची अमेरिका की बादशाहत। कुछ दिन पहले तक अमेरिका खामेनेई को मिटाने की कसम खा रहा था। अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ? नफरत की दीवारें ढह गई, शांति का सूरज उग आया, या कोई नाटक था जिसमें ट्रंप का किरदार खत्म हो गया? सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप की दादागिरी क्या खत्म हो गई? न ईरान में अमेरिका और इजराइल को यूरेनियम मिला, न जंग नतीजे पर पहुंची, तो फिर युद्ध विराम की कहानी क्या है? क्या इतिहास में लिखा जाएगा अमेरिका पर ईरान का हमला, फिर भी ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर डाला? अमेरिका चुनाव के दौरान ट्रंप की पार्टी नो फॉरेन वॉर के नाम पे चुनाव जीती। ट्रंप का ईरान पर हमला करते ही अमेरिका में उनकी पार्टी दो भागों में बट गई और वहीं लिखी गई इस सीज फायर की पूरी पटकथा। नकली बादशाह की तरह बड़बोले साबित हुए ट्रंप। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दावा करती है ईरान ने पहले ही 400 केजी यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिए। अमेरिका को ये बात पता थी, तब गोले बारूद बरसाने के पीछे की वजह क्या है? अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर यानी अपने सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, फिर भी वो यूरेनियम तक नहीं पहुंच पाया। इजराइल ने 10 परमाणु वैज्ञानिकों को मारा, यूरेनियम नहीं मिल पाया। भारत ने ईरान से अपने लोगों को निकाला, दुनिया में हलचल मची। लेकिन ट्रंप की दादागिरी के कारण खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहानी सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगी। चीन रशिया से डरा अमेरिका, ट्रंप को झुकना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने की कई वजहें। इजराइल जिस आयरन डोम के सहारे लड़ रहा था उसकी एक लिमिट है। ईरान ने कतर एयरबेस पे हमला कर विश्व युद्ध की तरफ युद्ध को धकेला तो हाहाकार मच गया। रशिया को यूक्रेन के जरिए पिछले 3 साल से अमेरिका ने उलझाया। ठीक उसी जाल में फंस चुका अमेरिका चीन और रशिया के डर से पीछे हट गया। यह वजह कोई और है। क्या ईरान इजराइल की जंग अमेरिका ने फिक्स की? क्या अमेरिका का टारगेट ईरान के 3 परमाणु ठिकाने थे? क्या न्यूक्लियर डील में नाकाम अमेरिका ने लिमिटेड जंग कराई? क्या ईरान की परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीज फायर के बाद खोजे जा रहे। आखिर 12 दिनों तक चली इस जंग का मकसद क्या था और क्या उसे हासिल कर लिया गया? जंग में ईरान से लेकर इजराइल तक सैकड़ों टन गोला बारूद फूकने के बाद क्या इजराइल को ईरान से पैदा हुआ एटमी खतरा खत्म हो गया? जंग में ईरान के 1000 से ज्यादा नागरिकों की जान चली गई, उसमें टॉप सन कमांडर से लेके प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या यूरेनियम मिल गया? अकेले खामेनेई ने नेतन्याहू ट्रंप को पीछे कैसे ढकेला? इजराइल से ईरान पे हमला करवाया। ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर डील पे झुकाने में नाकाम साबित हुए। इस युद्ध में सबसे बड़ी हार CIA की हुई, जिसकी इंफॉर्मेशन पे अमेरिका ने हमला किया लेकिन हार गया। इस जंग के युद्ध विराम के बाद ईरान की झोली में सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अमेरिका और इजराइल के डबल अटैक के आगे खामेनेई की हुकूमत ने झुकने से इनकार कर दिया। दुनिया कई वजहें तलाश रही है, लेकिन ट्रंप की वजह से जो फैली अशांति थी, क्या वो अब खत्म हो गई? ईरान अपनी पीठ इस बात पर भी थपथपा सकता है कि अकेले इजराइल के लिए उसे काबू कर पाना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से आखिर में अमेरिका को भी जंग में कूदना पड़ा और एक वक्त के बाद पीछे हटना पड़ा।
तो बहनों भाइयों, समग्र चर्चा के साथ आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देश के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट पीके सहगल साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल आरपी सिंह मेरे साथ इंडियन आर्मी के पूरा वेटरन हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और इंडिया करस्पॉन्डेंट है अरब न्यूज के संजय कुमार जी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर करोरी सिंह फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सैयद मकसूद अफसरफ मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और जाने माने एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के मामले में और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट भी हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेटेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। पीके सहगल साहब, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये रात में अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका खामनेई की खून का प्यासा था उसने अचानक से सीज फायर कर दिया? वाई? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है कि खमेनी ने साफ तौर पे कहा था कि जो अमेरिका की तरफ से हमला हुआ है उसका जवाब तो हम अवश्य देंगे और इतनी बड़ी उसको पनिश करेंगे जिस माफ़ी की आज तक पनिशमेंट नहीं हुई। जानकारों का कहना था कि ईरान के पास शायद इस मिसाइल कम हो गई है, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी इस माफ़ी की कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उसने सबसे बड़ा बेस जो है अमेरिका का कतर में, उसके ऊपर हमला किया। साथ ही साथ उसने इराक के ऊपर भी हमला किया और साथ में ये भी धमकी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे और बड़े पैमाने पर जो अमेरिका के एसेट्स हैं और अमेरिका के नागरिक हैं मिडल ईस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में, उनको स्लीपर सेल्स के माध्यम से उनको भी भरेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका के अंदर बड़ा ज़बरदस्त विरोध होना शुरू हुआ। 60% अमेरिकन जो बिल्कुल खिलाफ थे जो ट्रंप ने कार्रवाई की, कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं थी। साथ ही साथ जो उनकी अपनी पार्टी में उसके वर्टिकल डिवीज़न हो गया, उनकी मागा जो थे मेक अमेरिका ग्रेन, उसके ऊपर शक पड़ना शुरू हो गया। उनको साफ तौर पर नज़र आया कि उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी और दुनिया में जो जिस माफ़ी का विनाश होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। साथ ही साथ अमेरिका ने असेसमेंट किया कि उनके पास जो बकाया रेजिडुअल कैपेबिलिटी है। टॉप से टॉप एक्सपर्ट से मैंने बात की पर कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जॉइंट पावर के सामने ईरान जरा भी टिक पाएगा। लोगों को लग रहा था कि आज नहीं कल खामनेई को मार दिया जाएगा या तख्ता पलट जाएगा, ईरान बहुत बुरी तरह हारेगा। लेकिन सर 12 घंटे में तो पूरा गेम ही पलट गया। जिनको लड़ना था वो अपने अपने घर बैठ गए और बोले सीज फायर। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर उनकी अपने इंटेलिजेंस की असेसमेंट थी। यस, गो अहेड सर, गो अहेड। जो रेजिडुअल कैपेबिलिटी ईरान के पास है वो इतनी है कि कई सालों तक ये जंग चल सकती है। और अमेरिका जो बॉडी बैग से बहुत घबराता है, यकीनन बॉडी बैग्स पहुंच रहे थे वापस, और अगर बॉडी बैग एक भी पहुंचता तो ट्रंप की सरकार की जो है कंप्लीटली इज्जत वगैरह मिट्टी में मिल जाती। ऐसे में उनको साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि इस युद्ध में उनको नुकसान होगा, बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका की छवि गिरेगी, ट्रंप की छवि गिरेगी और दुनिया में अमेरिका की इन्फ्लुएंस जो है उसमें बहुत बड़ा घात लगेगा। बहुत शुक्रिया सर, निगाह में रखते हुए प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। मैं डॉक्टर करोरी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो युद्ध विराम हुआ है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच, क्या आप मानते हैं कि इससे मिडिल ईस्ट की राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, सामरिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई? और ऐसा क्या हुआ रात में कि जो अमेरिका खामनेई की तख्ता पलट की बात कर रहा था, अभी मैं डिबेट में आ रहा था तो मैंने ट्वीट देखे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के जिसमें कहा गया है कि ट्रंप ने अब ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता। ये अचानक इतना बड़ा यू टर्न अमेरिका ने लिया, वाई? देखिए ब्रिजेश जी, हम कुछ 2 महीने के डेवलपमेंट्स देखें तो इजराइल गाजा के मामले में पूरी तरह से आइसोलेट हो रहा था। गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रोफी बनी और उसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलके एक गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाया, उसको भी वहां घुसने नहीं दिया हमास वालों ने, और यूएन भी उससे कोऑपरेट नहीं कर रहा था। अब इजराइल ये चाहता था कि अगर इजराइल दुनिया से आइसोलेट हो रहा है गाजा के मामले में, अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो गाजा ये चाहता था कि अमेरिका इन्वॉल्व हो। लेकिन अमेरिका भी इजराइल के साथ उस तरह आइसोलेशन की कंडीशन में नहीं जाना चाहता था। फिर इजराइल ने ये सोचा कि अगर ईरान पे किसी बहाने अटैक किया जा सकता है तो अमेरिका को अल्टीमेटली इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
और ट्रंप G7 में बीच में छोड़ के आए और आके अमेरिका में अपनी सिक्योरिटी टीम की मीटिंग की। वहां शार्प डिवीजन थे, कंसेंसस नहीं बनी अमेरिका को शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर ट्रंप ने अपने यूरोपियन अलाई थे, नेटो के अलाई, उनसे बातचीत की, वो भी तैयार नहीं हुई है। तो फिर जब इजराइल पे ईरान बुरी तरह मिसाइलों का अटैक कर रहा था तो ट्रंप ने सोचा कि इजराइल को हर हालत में बचाना है, क्योंकि इजराइल है वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कूटनीति और रणनीति का आधार है। तो ट्रंप को इन्वॉल्व होना पड़ा, लेकिन वो इन्वॉल्व होके एक सीमा तक इससे आगे नहीं जाना चाहते थे, एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हर जगह विरोध हो रहा था। तो ट्रंप ने सोचा किस तरह से सीज फायर करवाया जाए। अब जो सीज फायर हुआ है उसमें तीनों पार्टी ये कह रहे हैं कि हम जीत गए। इजराइल के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें जो गोल हासिल करना था वो गोल हासिल कर लिया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि ईरान ने अपने दुश्मन को हरा दिया, और ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया, शांति स्थापित कर दी। ऐसा वार बहुत कम होता है जिसमें तीनों पार्टी जीते हैं। सामान्यतः एक जीतता है, एक हारता है। सर, पर यह बताओ कि दुनिया में एक भी ऐसी मिसाल है कि किसी कंट्री ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से अटैक किया हो और अमेरिका ने उसको जवाबी कार्रवाई करने की बजाय उसके साथ कंप्रोमाइज करके सीज फायर कर लिया? तो जीता फिर किसे कहेंगे? ईरान ही तो हुआ। वो कह रहे हैं मैंने सीज फायर करवा दिया। देखिए वहां इजराइल और ईरान लड़ रहे थे, वो ये नहीं कह रहे कि अमेरिका लड़ रहा था, वो कह रहे हैं इजराइल और ईरान लड़ रहे थे और मैंने सीज फायर करवा दिया। सर, अमेरिका लड़ रहा था, वो गलत फैक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। B2 फ्लीट कहां से आई थी लड़ने के लिए? अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, फुल फ्लेज किया, पेंटागन ने एक्सेप्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिका ये कह के नहीं निकल सकता कि इस वार में हम शामिल नहीं, ये ईरान इजराइल का है। ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की वार थी सर। देखिए निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो केवल ईरान के जो न्यूक्लियराइजेशन का मामला था उसको लेके वो नहीं चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि अब जो 4 न्यूक्लियर पावर हैं अमेरिका के खिलाफ रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और चौथा ईरान था। तो ईरान को वो ऐसा मैसेज देना चाहते थे जो दूसरे न्यूक्लियर पावर हैं कि देखिए हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे और आप भी हमारी बात मानते रहो। तो वो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं और हमारे साथ मिडिल ईस्ट के टॉप जर्नलिस्ट और अरब न्यूज़ के इंडिया करेस्पॉन्डेंट संजय कुमार जी इस वक्त डिबेट में सम्मिलित हैं हमारे साथ। संजय भाई, बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, इसमें अपर हैंड किसका था? ईरान ने क्या हासिल किया, अमेरिका को क्या हासिल हुआ और इजराइल को क्या मिला? देखिए, अगर एक तरफ से देखेंगे तो सबको अपने आप में सोच रहे हैं कि हमने सब कुछ न कुछ हासिल किया, लेकिन अगर आप देखिए फौरी तौर पर देखेंगे तो इस पूरे युद्ध में अगर कोई लूजर है तो इजराइल और अमेरिका है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल लॉसेस बट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। अमेरिका और इजराइल ने डिप्लोमेसी को जिस ढंग से डिस्क्रेडिट किया वो, और जिस ढंग से उसने एक वो जो वार्तालाप का जो डायलॉग प्रोसेस को जिस ढंग से डिस्क्रेडिट किया, इसकी वजह से अब ये हो गया कि कोई भी कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड का कोई भी मुल्क इन पे भरोसा करने से घबराएगा। आप देखिए यही अमेरिका था जब 2018 में जो ईरान न्यूक्लियर वार्तालाप कर रहा था, जो ईरान न्यूक्लियर डील जो P5 नेशन, परमानेंट नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के थे, उनसे वार्तालाप चल रहा था और उसको अचानक अमेरिका ने 2018 में खत्म कर दिया यूनिलैटरली। दैट वाज जब ट्रम्प फर्स्ट टर्म में थे और वो भी नेतन्याहू के प्रेशर में। ये दूसरी दफा हुआ जब ट्रम्प दोबारा आए तो उन्होंने बोला कि चलो फिर से वार्तालाप शुरू करते हैं, ईरान को इंगेज करते हैं। और जब दोबारा ईरान से वार्तालाप करना शुरू किया, 4 राउंड की बातचीत शुरू हुई, उसके बाद 5वें राउंड शुरू होने से पहले इजराइल अटैक कर दिया। तो क्या इसमें शोक? सर, मैं आपके समक्ष 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूं और आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं।
अब से 4 दिन पहले ट्रंप ने एक ट्वीट किया और कहा कि उन्हें पता है कि ईरान का सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा हुआ है और वो उन्हें किसी भी समय मार सकते हैं, पर आज नहीं मारेंगे। ये एक तरीके से डेथ वारंट पर साइन करना था जो अमेरिका ने कहा, और उन्होंने तुरंत बाद ट्वीट भी किया और कहा अनकंडीशनल सरेंडर वो चाहते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही अमेरिकी बेस पर कतर में अटैक किया ईरान ने, तुरंत आ गया नेक्स्ट मॉर्निंग कि हम ना तो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और ना हम सरेंडर चाहते हैं, हम सीज फायर चाहते हैं। ऐसा कभी मिसाल है दुनिया में कि किसी मुल्क ने अमेरिका पर हमला किया हो और अमेरिका ने जवाब देने की बजाय उससे सुलह का रास्ता चुना हो? बदनामी तो अमेरिका की हुई सर। अमेरिका के लिए ये देखिए, अमेरिका एक तो डोमेस्टिक प्रेशर में काफी ट्रंप आ गए, अपने ही जो मागा मेक इंडिया मेक अमेरिका ग्रेट वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके प्रेशर में आ गए। दूसरी बात, ये युद्ध अब मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज तक फैल गया, तो उसमें अगर आप ये कतर और फिर कुवैत 20 प्लेसेस जहां पे 20 जगह पे जहां पे अमेरिकन बेड़ा है मिडिल ईस्ट में, अगर ये युद्ध मिडिल ईस्ट में फैल जाता तो अमेरिका को वही डर था कि जो 2003 में इराक में घुसने के बाद हुआ, जो 2011 में लीबिया में घुसने के बाद हुआ, कैसे वो फंस गए और जिसकी वजह से न केवल मिडिल ईस्ट तबाह हो गया बल्कि अमेरिका को इतना तो नुकसान सर ये हुआ क्लैरिटी दो कि क्या मिडिल ईस्ट का नया लीडर ईरान है? नॉट ओनली मिडिल ईस्ट, आज देखिए केवल मिडिल ईस्ट का नहीं, अरब वर्ल्ड में एक जो उसकी साख बढ़ी है, इस्लामिक कंट्रीज में जो उसकी साख बढ़ी है, प्लस ग्लोबल साउथ में ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका को सीधे सीधे चैलेंज किया और इजराइल अमेरिका दोनों कंबाइंड को 12 दिनों तक झेला भी और इजराइल की वो हालत कर दी कि जो कभी भी किसी भी युद्ध में 1948 के अच्छा, बाद आपने तो बहुत इजराइल लिखा का ये और हालत पढ़ा नहीं। होगा खामेनेई के बारे में। क्या शख्सियत है ये व्यक्ति के 83 ईयर ओल्ड ये लीडर, सुप्रीम लीडर, अमेरिका और इजराइल के सामने भी नहीं झुके, जबकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को मैं देखता हूं कि अगर अमेरिका किसी मामले पर अपना वीटो लगाता है तो उनके सुर बदल जाते हैं। फिर इस व्यक्ति को डर क्यों नहीं लगा अमेरिका से? अब देखिए, अमेरिका ने खामेनेई को तो एक नई जिंदगी दे दी। उस 86 साल के 86, ओके। बूढ़े को उसने एक नई जिंदगी दे दी। आप खामेनेई जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहे थे अपने ही देश में, इस युद्ध के बाद जिस ढंग से पूरे ईरान में यूनिटी हुआ, उससे उनकी साख बढ़ गई, न केवल ईरान में बल्कि उन सारे तो ये जो अरब वर्ल्ड है, स्पेशली सऊदी हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, आपका सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये तो आप सरेंडर कर गए ईरान के सामने। इनकी दम नहीं, क्योंकि कतर को मारा अगले आदमी ने और कतर मध्यस्थता भी कर रहा है, मार खाने के बाद भी कतर। मतलब मैं इस तरह के शब्द नहीं यूज करने चाहिए टेलीविजन पर हमला झेलने के बाद भी, मिसाइल खाने के बाद भी अपनी धरती पे वो ईरान के साथ मदद में खड़ा हुआ है। उन देशों की मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी उन्हीं से मिलता है। लेकिन इस वाक्य के बाद, 12 दिन के युद्ध होने के बाद, आप देखिए मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज अपने सिक्योरिटी सिनारियो को फिर से रीअसेस करेंगे, फिर से वो जानने की कोशिश, अपने को फिर से तो मैं ये मानूं कि मिडिल ईस्ट पर अब ईरान का दबाव बढ़ेगा। ईरान का दबाव प्लस अमेरिका ने जो धोखा दिया ईरान को, वार्तालाप पे लाके आपने अटैक किया, इससे ये डर सब में है कि ये उनको अपनी सुरक्षा के लिए डिटरेंस। तो अमेरिका एक ट्रस्टेड पावर नहीं है? एकदम नहीं। अमेरिका सबसे बड़ा लूजर। शुक्रिया संजय भाई, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ कर्नल आरपी सिंह मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वार से आप लोगों ने क्या सीखा सर? नहीं, ये वॉर बड़ा क्लियर है। जैसे कि हमारा अब सिंदूर था, वैसे ही ये भी था। ट्रंप फिर इस वॉर के अंदर भी आ चुके हैं, अपना क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, जो मैंने अभी तक डिबेट का बातें सुनी है, मैं इसके पूरे पक्ष में तो नहीं हूँ कि सभी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन अमेरिका का जो इनिशिएटिव था कि मैं युद्ध विराम कराऊंगा किसी पीसफुल तरीके से पूरे
ग्लोब के अंदर जो है कोई लड़ाई ना हो, तो उसने इनिशिएटिव लिया था। और मेरे ख्याल से जो बातें हुई हैं दोनों इजराइल और इराक के बीच में, एक तरह से बड़ा क्लियर है कि इजराइल को 2/3 सफलता तो मिल ही चुकी थी। उसने उनके न्यूक्लियर सर, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, पर एक फैक्ट याद दिलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, और संजय जी अभी तस्दीक भी करेंगे, उन्होंने कहा नो सीज फायर, मैं इस मामले का द एंड चाहता हूं। और उन्होंने कहा था कि खामनेई अनकंडीशनल सरेंडर करें, नहीं तो उन्हें किल कर दिया जाएगा। अभी वही डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पूरी तरह पलट गए हैं सर। जी हाँ, ये नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं इसके पहले भी आप कह चुके हैं और उस बात को मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अटैक हुआ है कतर के ऊपर और जिसको रोका है और अमेरिकन बेसिस पे हुए हैं, उसके बाद से अमेरिका का ट्वीट सब चेंज हो गया है, ये भी आपने कहा है जी। लेकिन रही बात है कि जितनी सक्सेसफुल आप लोग कह रहे हैं ईरान को, और उसमें अगर कंपेरेटिव देखिए तो 12-13 दिन के इजराइल को जो भी सक्सेस मिला है, क्योंकि ये दोनों की रिश्तेदारी जो चल रही है 79 से चल रही है और ये रुकने वाली नहीं है। ईरान, और जब से ईरान में इस्लामिक रिजीम आया हुआ है, शाह रिजीम ख़त्म हुआ है, जो इनके इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, तो ये ख़त्म नहीं होने वाला। और जिस तरह से उन्होंने हमास को सपोर्ट किया है, जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर जो इजराइल के खिलाफ चल रहा है, तो ये भी देखने वाली बात है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी मिडिल ईस्ट का आप बता दीजिए किस देश ने उसको ईरान को सपोर्ट किया है। क्यों ईरान जाकर के रशिया के पास गया कि मेरी हेल्प करिए? सर, सऊदी अरब ने कंडेम किया, के लिए आगे नहीं कतर ने कंडेम किया था सर, यूएई ने कंडेम किया था सर। जी हाँ, मिडिल ईस्ट के इन देशों ने ईरान पर अमेरिकी हमले सब को कंडेम किया था। किसी ने साथ नहीं किया। पाकिस्तान एंड अनदर इशू कर सर, रहा है कतर के ऊपर कल रात में मिसाइलों की बारिश की ईरान ने। कतर में ही अमेरिका का बेस, वही कतर मध्यस्थ बना हुआ था। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, उसी के बाद ही वही तो इसीलिए तो बात हुई है कि कतर में ही जब अटैक हुआ है उसको अमेरिका ने कंफर्म किया कि कोई लॉसेस नहीं हुई है। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। हम इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे साथ सैयद मकसूद अशरफ मौजूद हैं, इस्लामिक मामलों के बड़े जानकार हैं और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट भी हैं, काफ़ी फॉरेन एक्सपोजर रखते हैं। अशरफ साहब, बहुत स्वागत आपका। कल मुझे ये उम्मीद थी कि जिस तरह से ईरान ने कतर के मिलिट्री बेस पर अमेरिका पर हमला किया था, ये युद्ध अब बहुत ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका खामनेई के खून का प्यासा था, उसने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया? देखिए, इसके बहुत ही कुछ पहलू हैं, इससे सीखने की ज़रूरत भी है कि 86 साल का एक बुजुर्ग जिनको खamenei के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सिखाया कि अमेरिका को जो हवा, जो खौफ, जो इसको एक बिल्कुल ऐसी सुपर पावर आप लोग मान के चलते हैं कि जो वो कह दे आपको मानना पड़ेगा, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ी सीख तो हमारे लिए है, क्योंकि भारत हमारा खुद अपना एक रोल है। वर्ल्ड की 4th-5वीं इकोनॉमी हमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा है कि पूरा शायद ही मिडिल ईस्ट का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं रहा हो जिसने अपने बड़े बड़े उससे नवाजा ना हो उनको। उसे हम कहते हैं हमारा रोल क्या रहा है। ये अमेरिका हमको टैरिफ बढ़ा देता है, हम मजबूर हो जाते हैं, जबकि उसके लिए हम जाते हैं कंपेयरिंग करने के लिए, इलेक्शन जिताते हैं। यही अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी बांध के इंडिया भेजता और हम खामोश रहते हैं। यही अमेरिका हमारे सीज फायर को, जो उनके डीजीएमओ को कहने पे हमने किया, कहता मैंने करा दिया, और 12-15 दिन तक। में क्या खूबी देखते हैं? वही मैं यही बता रहा हूं, सिखा रहे हैं खामनेई कि इसको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप में पावर है, आप में ताकत, खामनेई को तो आप अलग छोड़ दीजिए, उनके पास एक ताकत ईमान की है। उनका मानना यह है कि ठीक है, एक दिन मरना है, मर जाएंगे, लेकिन इज्जत के साथ जिएंगे, इस तरह से नहीं कि हम सरेंडर कर जाएं। और वो उन्होंने साबित किया है। मैं भी उस पर भी आ रहा हूं, और पहले तो अमेरिका के पहलू भी इसलिए मैं आ रहा था कि ये बात हमको भी सीखने की जरूरत है कि जब खुद हम अपने आप में सक्षम है, तो इतना अमेरिका नवाज हमें होने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारी स्थिति अमेरिका को भी झुकाया जा सकता है। क्यों नहीं झुकाया जा सकता? इसमें हमारे, अब बताया ना, ईरान जैसे कहा, भारत का कोई मुकाबला है ईरान का? कहीं से भी आप देखिए, हम खुद न्यूक्लियर पावर हैं और ईरान को ये लोग बनने नहीं दे रहे, जबकि उसी एनपीटी पे आज तक जो है इसराइल ने साइन नहीं किया, और वो पावर है न्यूक्लियर, वो आईएई का मेंबर नहीं है। तो दोहरी पॉलिसी अमेरिका की थी, जिसका ईरान ने एहतजाज किया कि हम तो बनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि मास डिस्ट्रक्शन इससे होगा न्यूक्लियर पावर से, इसलिए हम बनाना नहीं चाहते। ये रात भर में तस्वीर कैसे बदल गई? यही उसने बताया कि हम वो नहीं हैं। जापान ने तुम्हें मारा था 1942 में पर्ल हार्बर में, जिसका तुमने ये काम किया कि उस जमाने में 2.5 लाख लोग वहां मारे गए 1945 के अंदर उस परमाणु हथियार से। हम मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जवाब तुम्हें जरूर देंगे। और ये खौफ उनके ऊपर ऐसा पैदा हुआ कि उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि पूरी शिफ्ट हो जाए। इसराइल में तो कोई दम बची नहीं, अमेरिका के सहारे दम लड़ रहा था। दुनिया को यह भी देख रहा है कि मिसाइल ताकत क्या होती है।
उसने बताया कि मिसाइल इसे कहते हैं। ईरान ने ये बताया कि ये मिसाइल था, वरना अमेरिका का कहां तक। अमेरिका को तो आप ऐसे देखिए कि वो वियतनाम में गया 8 साल तक, जंग वहां से हार के आया। अमेरिका का इतिहास है ये। 20 साल तक उस तालिबान को जिसके खिलाफ लड़ता रहा, कितने सैनिक इनके मार दिए, उसी को सत्ता सौंप के चला जाता है। खुद सीरिया के अंदर $100 बिलियन जिसके ऊपर इनाम रखा हो, आज उसको प्रेसिडेंट बना के उसके साथ सपोर्ट करता है। खुमैनी को भी समझाते इन्होंने, इस तरह से कहेंगे अनकंडीशनल सरेंडर ये वो करके हम उनको कर देंगे। क्या पर अमेरिका डराता है, पर डरने का नहीं है। मारने का ही था। तो बार बार कह रहे थे कि हमारे लिए खुमैनी को मारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, रेजिम बदलना हमको है। मजबूर कर दिया खुमैनी ने कि तुम्हारे एक तो इसराइल नक्शे से गायब हो जाएगा अगर तुम यही करते रहोगे, हमारे पास इतना है कि हम मारते रहेंगे और तुमको भी मारेंगे, जो अगर नहीं तो तुमको छोड़ के भागना पड़ेगा मिडिल ईस्ट। उसका असर यह हुआ कि इतना दबाव में आ गए कि जो आपने मिसाल दी वही कतर, जिसको मारा, एक लंबा चौड़ा उसने एक्सप्लेनेशन लिख के भेजा है कतर ने, जिसमें बता रहा है मतलब कि ठीक है अब तो हम चाहें तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं, आपने जो किया वो क्या अच्छा कर नहीं लेगा हाँ, कतर जब वो जुमले से पता लगता जिसके है, सामने अमेरिका वापस हट गया उस जुमले से पता लगता है कि हम चाहें तो हम कर सकते हैं, आपने गलत किया। वो सिर्फ इस बात की थे, उसको देखिए आप। और जहां तक अमेरिका का है, इसने भी B-2 बॉम्बर आपका एक्सपोज हो गया। किया क्या आपने? आप तो बोल रहे थे कि हमसे इतना तीनों न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए, क्या कर लिया? और उसके बाद भी आप उसकी जो है सैटेलाइट तस्वीरें देखिए तो आपको देख के हैरत होगी कि उन बॉम्बरों को रोल क्या था। मिट्टी पहले से वहां गिरा दे। आपकी कैसी इंटेलिजेंस है कि एंट्रेंस एग्जिट को आप बोल रहे हैं वहां पहले से मिट्टी पड़ी हुई, आप बम गिरा चले आए। वहां पे हुआ क्या? उसका रिजल्ट क्या हुआ? फिर भी उसके बाद यूनियन अब जरूर बनेगा वो। अभी ईरान की ही पॉलिसी थी कि मुझे न्यूक्लियर पावर नहीं बनना है। और एक बात बार बार मैंने आपसे बताया कि ईरान की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ये मानता है, उसके पास ईमान की ताकत है कि एक दिन मरना है। और खाली खुमैनी नहीं, पूरे ईरान के 8 करोड़ आवाम का सोचना है। एक बात मैं जानना चाहता हूं, ये जो सुन्नी बाहुल्य मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के ज्यादातर, इन सब ने तो अमेरिका और इजराइल का साथ दिया, किसी ने ईरान के सब। सुन लें आप, सवाल सुन लें, व्यग्रता क्या है, चूंकि आप सुन्नी हैं और आप लोगों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? शिया कम्युनिटी लड़ रही, जिनके लिए आपके मन में पता नहीं क्या क्या भावनाएं रही हैं। आज शियाओं ने साबित किया कि इस्लाम का झंडा लेकर अगर वो किसी से लड़ रहे हैं तो वो शिया कम्युनिटी है। सुन्नियों का रोल क्या रहा? सुन्नियों का रोल ये था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ का फील्ड मार्शल कर्नल RP सिंह मुझे बता रहे थे कि व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ खाना खा रहा था। ठीक, कतर अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा था। पूरे मिडिल ईस्ट के अमेरिका की फ्लीट तैयार बैठी थी, साजो सामान, युद्ध के सामान दिए जा रहे थे। वही ईरान सुन्नियों की लड़ाई इजराइल से गाजा के लिए लड़ रहा था, उसने अपने ऊपर हमला झेला। बिल्कुल ग्रेट कौन हुआ सर? ग्रेट है ना खुमैनी, और इसीलिए तो खुमैनी को लोग मानते हैं। सर, आप उनको सुन्नी मुल्कों की नियत पर सवाल है सर। आप मुल्क पे न जाइए, आप उनको सुन्नी और शिया की नजर से देखते हैं। हमारे लिए वो इस्लाम का कायद है जिसका नाम आयतुल्लाह अली खैमेनी है। हम लोग उनको मानते हैं कि वो एक कायद जो आप सुन्नी हो, आपके खिलाफ फतवा आ जाएगा, सोच समझ के बोलना। साहब आज मैं बता रहा हूं वो इस्लामिक कायद है। वो इस्लामिक कायद बताया कि ईमान की ताकत होती क्या है। आ सकता तो सर ये ईमान की ताकत सुन्नी मुल्कों में क्यों नहीं थी? बताया तो वहां का सबसे बड़ा मसला है कि अवाम साथ है, लेकिन अपने बादशाह तो वहां पे कोई बोल नहीं सकता, चाहे सऊदीया हो चाहे दूसरे अरब ममालिक। तो क्यों नहीं बोले? ऐसा नहीं है, ओमान वगैरह की गवर्नमेंट भी साथ। भाई, 2 होली मस्जिदों के कस्टोडियन की कंट्री सऊदी अरेबिया, एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि ईरान का साथ देंगे। ये दिक्कत उस हिस्से में। और पाकिस्तान की आप क्या बात करते हैं? वो तो खाना खा के आया था। पाकिस्तान को देखिए, नहीं हम फिर यही बात कर रहे हैं। यही ट्रम्प के ऊपर आप इतना विश्वास करते तो बुला के लंच करा रहा है वहां पे और कहता है पाकिस्तान को, आई लव पाकिस्तान। इससे हमको सीखना है। इस जंग से ईरान का क्या होगा छोड़िए, हमें क्या सीखना है? सर मैं तो मुस्लिम उम्मा वालों की बात कर रहा हूं सर, इन पे तो लानत आपको भेजनी चाहिए। किस पे? मुस्लिम उम्मा है जिन्होंने साथ नहीं दिया, कतई लानत। और सर सुन्नियों की लड़ाई शियाओं ने लड़ी, याद रखिएगा। नहीं, वो शुरू से इस बात को बोल रहा है। आप देख लो, फतवा आ जाएगा। हमेशा मुसलमानों की बात देख लो, फतवा आया है और हम सलाम मैं तो दोस्ती में सजेस्ट कर रहा हूं, क्या फायदा आपके नाम कि शियाओं का सम्मान बढ़ा रहे हो, आप पे फतवा आएगा। आपकी बातों में कुछ लोग ऐसा करें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ईमान की ताकत इसको सुन्नी मौलाना बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप सुन्नी मामलों के इस्लामिक स्कॉलर होके शियाओं का झंडा उठाए घूम रहे हैं। मेरा खुद ताल्लुक एक दरगाह से, मैं खुद एक आस्थाने से ताल्लुक रखता हूं, अंबेडकर नगर की मशहूर दरगाह से। उसके बावजूद मैं कहना हूं, क्योंकि हम लोग वो सुन्नी हैं
जो हमारे फोरफादर ईरान के शहर समनान से माइग्रेट करके आए। और आपकी लड़ाई शियाओं ने लड़ी। शिया है ही नहीं आपके नजर में शिया, मैं तो मानता हूं इस्लाम का कायद है वो, आप शिया सुन्नी में तो बांट मान रहे हैं। नहीं, तो ये बताओ कि शियाओं की जो चीजें हैं क्या सुन्नियों को बात मंजूर शिया है? की है ही नहीं, बात मुसलमान और इस्लाम अब की है। जाने दो सर, डिबेट दूसरी दिशा मुसलमान और में। इस्लाम की है, आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, मैं तो मुझे चिंता थी आप मेरे दोस्त हैं कहीं बिल्कुल, फतवा आप ना बिल्कुल सही जाए कह रहे हैं, आपको। आपका नहीं, आपका डर हो सकता मुझे है। दर्द ही था कहीं फतवा ना जाए नहीं, आपको। हो सकता है ऐसा हो, उसको डिफेंड किया जाएगा, वो गलत फतवा नहीं, आएगा, मैं उसका आपका साथ जवाब दूंगा। देंगे, उसका और जवाब किरोड़ी लाल देंगे। जी साथ, डॉक्टर किरोड़ी लेकिन लाल मैं जी साथ, कतई सिंह तौर जी भी पे आपका साथ ईरान- देंगे, मैं क्या, मेरे जैसे कितने सुन्नी उसके साथ हैं, और मैं कैसे संजय भाई आपको भी बताऊं? आपका साथ देंगे। मैं कैसे अच्छा, बताऊं? वीरेन जी आ गए हैं हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया वीरेन जी। इस पूरी वार से वीरेन जी आपने क्या महसूस किया? ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल से लड़ाई लड़ी, जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, रातों रात युद्ध विराम हो गया, ये ट्रंप क्या निकले, क्या चीज निकले? आप कुछ समझ पाए इनके बारे में? देखिए, एक चीज़ तो साफ हो गई कि अब जब ट्रंप सीज फायर का ऐलान करें तो उस पर विश्वास लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में किए थे, शाम को टीवी पे दिखने लगा फिर पाक गोला बरस रहा है, और सीज फायर दिन में हो गया था। यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया और इजराइल ने 2 मिसाइल रात में मार के इजराइल पे दे मारी, कई मिसाइलें। तो एक ऐसा सीज फायर था जो ट्रंप बोलते हैं और सीज फायर रुकता नहीं है, फिर अगले दिन रुकता है लेकिन थोड़ा सुस्त चाल में रुकता है। वो एक दिन बाद उनका असर करता, उनकी ट्वीट, उनकी घोषणा एक दिन पहले हो जाती है और सीज फायर एक दिन बाद रुकता है। 12 दिन जो ये युद्ध चला, इसने मानवता का कितना नुकसान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना नुकसान किया, इससे हासिल क्या हुआ, ये बात दुनिया की समीक्षा में आने वाले वक्त में आएगी। लेकिन ये बात जो SM अशरफ साहब कह रहे थे, बात यहाँ सिया सुन्नी की नहीं है, बात इस्लाम की है, उसकी रक्षा की है और जज्बे और लड़ाई की है। जिस तरह से हिंदुत्व पर जब खतरा आता है तो फिर उसमें अगड़ा पिछड़ा, OBC, दलित ये नहीं देखा जाता, वो सब हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। उसी तरह से ईरान ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि जो इजराइल दादागिरी दिखा रहा था कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो बहुत ताकतवर मुल्क है, उसके पास बड़ी शक्तियां हैं, उसको ईरान रोज़ रात में मार रहा था और ये रोज़ चिल्ला रहे थे कि सीज फायर कराओ। तो अमेरिका ने कहा कि कुछ बम गिरा दिया जाए। अब वो बम से कितना परमाणु ठिकाने नष्ट हुए अमेरिका खुद ही नहीं, और जब देश में, दुनिया में भ्रम की स्थिति बन गई तो फिर समझ लो कि निशाना सही जगह नहीं लगा, ये बात एकदम पक्का है। और जो हरमुज जल संधि है, इसने बड़ा रोल निभाया, ख़ास तौर से पूरे मिडिल ईस्ट पे एक दबाव बना कि अब ये युद्ध नहीं चलना चाहिए। ब्रजेश जी, इजराइल की तो इज्जत ख़त्म हो गई, अपने यहाँ कहते नहीं जैसे कबाड़ा कर दिया अपनी इज्जत का। जो बहुत बड़े बनते थे वो खंडहर निकले, वो थोड़े ही छोटे से देश ईरान से मुकाबला नहीं कर पाए, और आज उनकी दादागिरी के साथ साथ उनकी मजबूती सब फुस हो चुकी है। खामनेई एक बड़े हीरो बनकर निकले हैं। ईरान में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ईरान के बाहर इस्लामिक कंट्री में भी वो एक सर्वोच्च नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। ईरान की जीत ने उनका एक मनोबल बढ़ाया है और उनके परमाणु कार्यक्रम को ऐसा लगता है कि वो जारी रखेंगे। यहाँ पर आप रसिया और चाइना की भी समझदारी देखिए कि बिना अमेरिका का विरोध किए उन्होंने ईरान को जिताया। अब कैसे जिताया ये टेक्निकल बात है, लेकिन पुतिन ने बहुत समझदारी और होशियारी के साथ ईरान का साथ दिया है। ब्रजेश जी, हमारा एक पड़ोसी देश है, वो तो नोबेल पुरस्कार देने गए थे और ईरान के सर्वोच्च नेता का समझौता करके आ गए और कहे कि हमारा हवाई अड्डा इस्तेमाल कर लो मारने के लिए। पाकिस्तान जितना इस पूरे प्रोग्राम में नंगा हुआ है और सौदेबाज साबित हुआ है, जो उसने धर्म का सौदा किया है, शायद कोई मुल्क ऐसा नहीं करेगा, और ख़ास तौर से इस्लाम के मानने वाले उसको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जनता के बीच चलती हैं। अब बात आती है कि ईरान अब और सम्मान के साथ दुनिया में देखा जाएगा।
चाहे जितनी कोशिश कोई कर ले। जी। लेकिन ये बात सही है कि अब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को भी मजबूती से जारी रख सकता है और इजराइल तो खैर अब कई साल तक निर्माण के लिए नेतन्याहू ने कहा जाए अपने फजीहत करा दी। और जब तुम्हारे अंदर दम नहीं था तो इतना चीख चिल्ला के लड़ने क्यों गए थे और पूरी बेइज्जती करा के लौटे हो। अब ज़्यादा दिन तुम्हारी सरकार रह नहीं पाएगी, जाना पड़ेगा। जी बीरेन जी। तो फिलहाल एक बात सुनिएगा, खामनेई के लिए 4 लाइनें बोलता हूँ कि बेशक नहीं है आज कोई हैसियत उसकी और मालूम है ज़माने को खासियत उसकी, और खिदमत मुफलिसी में लुटाई दौलत बेमिसाल कमाल है शख्सियत उसकी। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस आदमी को बड़ी फौज और हुकूमत दबदबे से डराया नहीं जा सका, उस खामनेई ने अपने देश के सम्मान, अपने देश की सीमाओं की और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा की है। दूसरा राउंड क्विक राउंड है। अब अपने पैनलिस्ट को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले हम पीके सहगल साहब के पास चलते हैं। सहगल साहब, क्या आपको ये लगता है कि यूनाइटेड नेशन में रसिया और चाइना का स्टैंड, इसके अलावा डोमेस्टिक फ्रंट पर ट्रंप का घिरना, और तीसरा खामनेई का सरेंडर न करना, यह अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया था? और ट्रंप का जो यू टर्न है जिसके लिए वो काफ़ी विख्यात हैं, क्या डिप्लोमेटिक सेक्टर पर भी अमेरिका पूरी तरह फेल रहा? क्योंकि डिप्लोमेसी में किसी और को इंगेज होने ही नहीं दिया। राष्ट्रपति खुद ही अपने आप ट्विटर पे पूरी गवर्नमेंट और पूरी स्ट्रेटजी चला रहे थे। देखो, इस युद्ध के बहुत ज़बरदस्त कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक। ये गलत फहमी है कि अमेरिका डर गया या ट्रंप डर गए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अमेरिका साफ तौर पे जानता था वो इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, उसको युद्ध में शामिल होना पड़ा। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उसको फोर्स किया और वो वास्तव में युद्ध में शामिल हुए, और उनको साफ तौर पे नज़र आ रहा था इस समय बजाय इसराइल ईरान के युद्ध के, ये ईरान युद्ध हो जाएगा ईरान वर्सेस अमेरिका, और वो नहीं इसमें शामिल होना चाहते थे क्योंकि उनका देश नहीं शामिल होना चाहते थे। वो खुद अपने आप को एक पीस मेकर के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। दूसरा, उनकी ज़बरदस्त कोशिश है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले और वो दुनिया में अपनी एक पोजीशन बना सकें कि इस लड़ाई को उन्होंने बंद कराया है। उनकी ज़बरदस्त कोशिश होगी इसका गाज़ा की लड़ाई को बंद कराएं, और तमाम कोशिश होगी रशिया और यूक्रेन की वॉर को भी बंद कराएं। ये कहना कि उनकी इन्फ्लुएंस ख़त्म होगी है, आज सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मिडल ईस्ट में अमेरिका है और अमेरिका रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं होना चाहिए। और अमेरिका ने मेरे मुताबिक बड़े सोच समझकर ताकि दुनिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता, दुनिया काफी जो अटैक किया था वो भी सोच समझ के किया, इसका और पूरे स्टेटमेंट बदले वो भी सोच समझ के। सर, ये 6 घंटे में कैसे इनकी सोच बदल जाती है अमेरिकन की? 6 घंटे इनकी तो 6 मिनट बदलती है। देखो, अगर आपको याद होगा ऐसे ही कुछ साल पहले अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर। ईरान का जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के 100 सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन अमेरिका ने उस समय भी कोई फर्दर रिटेलिएशन नहीं किया था जी। उस समय भी उसने एक किस्म से बुद्धि का इस्तेमाल किया, और अभी भी अमेरिका ने बड़े सोच समझ के ये कदम उठाया है। जी, बहुत शुक्रिया सर। दुनिया प्लीज को बर्बादी कंटिन्यू से विद बचाने के लिए, मिडिल ईस्ट को बर्बादी से बचाने मैं के लिए डॉक्टर करोरी सिंह जी को इस समय आमंत्रित करता हूं। सबसे बेहतर कार्रवाई है कि किसी ना किसी सीज फायर किया जाए। थैंक यू और वही उन्होंने कार्रवाई की है कि सीज फायर किया है, नहीं तो यहाँ इतनी जबरदस्त तबाही होती है। थैंक यू सर, जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर करोरी सिंह जी हमारे साथ सम्मिलित हैं। सर, मैं आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहता हूं कि क्या ये जो युद्ध विराम है ये अभी अधूरा विराम है, या फिर ईरान और इजराइल के बीच के इशूज अभी सेटल नहीं हुए हैं, एक वेव और आएगी युद्ध की? देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल सेटल नहीं हुए हैं, और जब तक पैलेस्टाइन और इजराइल अलग से स्टेट नहीं बन जाएं, अलग से नेशन बन के को एग्जिस्टेंस के साथ नहीं जिएंगे, तब तक मिडिल ईस्ट में कोई शांति नहीं हो सकती। और अमेरिका के बारे में तो एक चीज फेमस है कि अमेरिका से दोस्ती खतरनाक है और दुश्मनी खतरनाक और दोस्ती घातक है। तो ये सब देश जानते हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती कितनी घातक होती है, लेकिन मिडिल ईस्ट के जो देश क्या कमाल की लाइन आपने कही है, इनके साथ दोस्ती ही खतरनाक है और दुश्मनी घातक है। ये लाइन कोट की जाए, कंटिन्यू सर।
तो ब्रजेश जी, अरब कंट्रीज का जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनका बड़ा डिलेमा है, एक धर्म संकट में है वो, क्योंकि जो शासक हैं वो वंशानुगत हैं, वहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, और अमेरिका के लिए वो फायदेमंद है, इसलिए वो जो शासक वर्ग है वो तो अमेरिका के साथ है और इजराइल के साथ भी देना चाहता है, और जो वहां का आवाम है, कॉमन मैन है, वो पैलेस्टाइन के साथ है, ईरान के साथ है। और ये एक चीज बिल्कुल सामने आ गई जब ईरान ने पहला ट्रूथ प्रोमिस किया था और दूसरा किया था, तो जॉर्डन ने ईरान को कहा कि हम हमारा जो एयर स्पेस है मिसाइल के लिए अलाउ नहीं करेंगे इजराइल पे मिसाइल दागने के लिए। तो वहां जॉर्डन का आवाम पूरा शाह के अगेंस्ट में सड़कों पे आ गया था। तो ये हालत अब है कि आवाम पूरा है वो ईरान के साथ है, और जो शासक हैं वो अमेरिका का साथ लेके रहना चाहते हैं। क्या आप और ये मानते हैं कि कोई मिडिल भी ईस्ट की शासक है- जियोपॉलिटिक्स, जियोस्ट्रेटजिक सामरिक परिस्थितियां बदलेंगी? ईरान अब ज्यादा बड़ा रोल मिडिल ईस्ट के भीतर अपनाएगा? देखिए, इसमें इजिप्ट और जॉर्डन तो साइडलाइन हो गए, उनको तो इजराइल ने 67 में ही साइडलाइन कर दिया था हरा के। अब 3 कंट्रियों में कंपटीशन होगा, सऊदी अरब, ईरान और टर्की, और इसमें मुझे लगता है कि अल्टीमेटली टर्की ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, क्योंकि जो अगर हम सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लामिक उमाटिक सिविलाइजेशन है, उसको रिप्रेजेंट टर्की करेगा अल्टीमेटली, क्योंकि टर्की जिस तरह से डिप्लोमेसी चल रहा है, एक तरफ रशिया के साथ भी है, चीन के साथ भी है, नेटो का मेंबर भी है, अमेरिका के साथ भी है, तो टर्की ज्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा। लेकिन टर्की को सऊदी अरब अभी वो रोल प्ले मिडिल ईस्ट बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। अल्टीमेटली टर्की की संभावनाएं ज्यादा हैं जी। ऑलराइट, संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, अरब न्यूज़ के इंडिया करेस्पॉन्डेंट है। संजय भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये जो अभी सीज फायर है ये बहुत टेम्परेरी है, अभी बहुत कम अवधि का है, अभी इनकी कन्फ्लिक्ट बाकी है? क्योंकि मैंने देखा ना तो इजराइल के कोई इशू सेटल हुए, ना अमेरिका का कोई इशू सेटल हुआ, और ना ईरान का इशू सेटल हुआ है, और ना मिडिल ईस्ट की में स्थिरता सेटल हुई है, और ना हमास का और इजराइल का इशू सेटल हुआ है। तो ये अनसेटल्ड जो सीज फायर है ये अभी ब्लो कर सकता है आने वाले समय में? देखिए, ये तो सब समझ रहे हैं कि जो ये सीज फायर है ये युद्ध विराम है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। और युद्ध खत्म तभी होगा जब मिडिल ईस्ट का जो मेन प्रॉब्लम है पैलेस्टीनियन क्राइसिस वो रिजॉल्व नहीं होंगे। अब दूसरी बात है, ईरान के साथ एक और मसला ये है कि जो जब से 79 के बाद 1979 के बाद जब ये नई रेजीम आई, इस्लामिक रेजीम आई है, उसको ये स्वीकार वेस्टर्न वर्ल्ड को स्वीकार नहीं है, और उनकी ये हमेशा कवायद रही है पिछले 4 दशकों में कि ये रेजीम को बदला जाए। तो वो जो कोशिश है वो जारी रहेगा, और ये ईरान अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ते रहेगा। ईरान का मेन प्रायोरिटी ये है कि जो अपने को कैसे फ्यूचर में और खामेनेई के सामने इमीडिएट चैलेंजेस क्या होंगे संजय जी? खामेनेई के सामने इमीडिएट चैलेंज ये होंगे कि अभी जो विभीषिका वहां पे आई है, जो जिस ढंग का डेवस्टेशन वहां आया है, उसमें कैसे इस देश को निकाला जाए। आप समझिए कि जो ईरान के पास उस ढंग का रिसोर्सेज नहीं है कि वो बाहर निकल जाए। इसराइल को तो मदद एक्चुअली सैंक्शन की वजह से इतने उनके पास उनके जो वेपन्स हैं, वेपनरीज हैं, बहुत अपग्रेडेड नहीं। पर सर, मैं किसी वार वगैरह का बहुत मतलब प्रशंसक नहीं हूं, पर जो उन्होंने फायर पावर दिखाई है मिसाइल के भीतर, 2-3 भ्रम तोड़े हैं। एक ये भ्रम कि इजराइल आयरन डोम में है, कोई उसके ऊपर एक तिनका भी नहीं फेंक सकता। कम से कम 400-500 टारगेट हिट हुए हैं, अनगिनत मिसाइलें दागी गई होंगी। दूसरा, कतर में अमेरिका के बेस पर एक मिसाइल तो जाके ब्लास्ट हुई सर, तो भ्रम तो टूटे सर ना। एक ही थप्पड़ सही मारा तो अगले ने वो तैयारी। ये देखिए, ईरान 1979 से 79 से लड़ाई लड़ रहा है। जब खमेनेई पहली दफा ये तेहरान आए, उसी समय से इराक ने अटैक किया। उस समय उनके पास एक गन तक नहीं था, उस समय से वो लड़ाई लड़ रहे थे, और उस 4 दशकों में 40 साल से ये तैयारी कर रहे थे, अपने को बना रहे थे, और उनको पता था कि ये दिन आने वाला है
जिस ढंग से ये जी। घिरे हुए थे। शुक्रिया और संजय ये- भाई, ये- थोड़ा सा समय का भी मसला है। मैं कर्नल आरपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। कर्नल साहब, क्या आपको लगता है कि प्रतिबंध की वजह से ईरान अपने बहुत वेपनरीज को अपग्रेड नहीं कर पाया? सर, जो उन्होंने मिसाइलों की फायर पावर दिखाई है, आप एक आर्मी में रह चुके हैं सर, वेटरन हैं, आप लोग इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मिसाइल्स पास का तो आपने इनका देखा ही था, लेकिन एयर सुप्रीमेसी में इजराइल आगे था, तो दोनों में काउंटर्स तो चल ही रहे थे और दोनों में तकरीबन 19-20 का चल रहा था। तो ऐसी कोई उसमें आप जो कह रहे हैं कि वो आगे थे, ऐसी बात तो नहीं है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। और जो जहाँ पे इजराइल की कमी थी उसको अमेरिका ने पूरा कर दिया कि भाई हम उसको 3 ठिकाने वही मार सकते हैं, वही बंकर बस्टिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने कर दिया। मिसाइल के बारे में तो आपने आप सिंदूर में देख ही लिया कि क्या करामात हुई है। तो ये एक नई वॉर सिचुएशन थी जो कि अब आगे आ रही है और इसमें और आगे जाएगी। सर, सिर्फ और मिसाइलों के जरिए युद्ध लड़ा जा सकता है। ईरान एक बहुत फाइनेस्ट एग्जाम्पल है सर। मैं किसी का प्रशंसक नहीं हूं सर, लेकिन लड़ाई जिस तरीके से लड़ी गई सर, ये एक तरीके से वॉर स्टाइल है सर, सीखना चाहिए। जब तक कि आप नहीं, इसमें लड़ाई तो ये प्रॉक्सी वॉर थी। और वो प्रॉक्सी वॉर जब तक रहेगी, इजराइल चुप होने वाला नहीं है। इजराइल जब तक है वहां पे, मिडिल ईस्ट शांत नहीं हो सकता है। जी, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। जब तक ये मिडिल इजराइल के साथ मिसबिहेवियर करेंगे, ये इजराइल छोड़ेगा नहीं। ओके, ऑल राइट। अशरफ साहब, एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है और कुछ सहगल साहब ने भी कहा कि अमेरिका को कम करके आंकना ये खतरनाक होगा। मिडिल ईस्ट में आज भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, चाहे यूएई हो या सऊदी हो या फिर कतर हो, ये सब अमेरिका के लिए ही सर्व करते हैं। तो आने वाले वक्त में खामनेई के खात्मे की कोशिश फिर से होगी। कोई फर्क नहीं, विल पावर की बात होती है और आपके बिलीफ की बात होती है। मैं एक शेर पढ़ दूं खामेनी साहब के लिए, क्योंकि इससे शियाओं के लिए पढ़ रहे हो? इससे अच्छा मौका खामेनी साहब के लिए पढ़ शिया हैं वो। मैं तो इस्लामिक लीडर मानता हूं, आप कुछ भी ओके, ऑल राइट। दुनिया और आखिरत में जो रहना है चैन से, जीना अली से सीखो, मरना हुसैन से, ये उनकी फिलॉसफी है। तो जिस शख्स ने तय कर लिया कि जिंदगी अली के नक्शे कदम पे जिएंगे और मरेंगे हुसैन की तरह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कहते रहिए। अब रहा सवाल, अभी एक्सपर्ट साहब बता नहीं पा रहे थे, जिसके पास ऐसी मिसाइल हो कि 7 से 8 मिनट लगते हैं साहब पहुंचने में। आप सोचिए, स्पीड देखिए, धोवन गति से 15 से 20 गुना ज्यादा, 7 मिनट। मतलब वहां जाने के बाद 15 वार रेड हो जाते हैं और जाके अलग अलग जगहों पे गिरती है उनके सारे। सर, आपको शायद भारत की अग्नि 5 नहीं पता। हाँ, सर, मैच 26 है सर, वो धोनी के गति से 26 गुना अधिक तेज चलती है। ऐसे मौके पे जाके पता लगता है कि जो भी आपके वेपन्स हैं उसका किस हद तक, उसका क्या है, रिपरकशन कितना आता है। आया ना, वो मजबूर हो गया, थाल दिया कि नहीं दिया, एयरडोम लगाया कि नहीं, 4-4, 5-5 उनके पास जो है वो प्रोटेक्टेड सिस्टम है, उसके बाद भी सब ध्वस्त हो गए। वहां जाने के बाद सारे वारहेड अलग हो जाते, उनकी समझ में नहीं आता है एक मिसाइल आई है या 12 गिर रहे हैं। पर इजराइल का तो भ्रम था कि सब लोग कहते थे साहब बड़ा ताकतवर है, कोई घुस भी नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी 10 दिन और जंग चली होती तो इनकी हालत ये पैदा होने लगी थी कि इनके यहाँ जो अभी 20% और 30% मिसाइल जा रहे थे, वो 50 और 60 घुसना शुरू हो जाते। अरे 10-20 दिन में इनकी मिसाइल खत्म हो जाती ईरान की, तो क्या करते सर? ये ट्रम्प की शुक्रगुजार हो, वरना ये दूसरा गाजा नजर आता आपको, वैसे ही दिखलाई पड़ने लगा तस्वीरों में। आप देखिए, जब किसी के साथ ज्यादती करोगे, 23 मार्च को सीज फायर हुआ गाजा में, 6000 लोग उसके बाद मार दिए इस कंट्री ने। किसमें भी मार रहे हो तुम? खाना खाने वाले लोगों को, जो बेचारे लाइन में लगे हुए हैं, मार किसको रहे हो? तो इंसानियत से तो सबसे गिरा हुआ मुल्क तो इजराइल था। बिल्कुल सही उसका तो जवाब सऊदी ने, यूएई ने या मिडिल ईस्ट के नहीं कर रहे, तो बाकी क्या किया? इस्लामिक कंट्री, 156 कंट्री वर्ल्ड के, उन्होंने इसके खिलाफ दिया कि सीज फायर जो हुआ उसका उल्लंघन हो रहा, गलत है। क्या करिएगा, बदकिस्मती हमारी है, हम भी एब्सकॉन्ड कर गए, भारत जैसे मुल्क भी, इस इशू के ऊपर। तो इससे ज्यादा विडंबना नहीं कुछ हो सकती। अब इससे संदेश क्या गया मुसलमानों अच्छा नहीं लगेगा। बात ये है, सुन्नियों में मैसेज क्या गया? सुन्नी शिया की बात नहीं, इंसानियत की बात हो रही सर। गाजा के अंदर जो लोग मर रहे हैं ना, वो कोई सुन्नी शिया नहीं है। तो अब ये मान ले कि खामनेई, अच्छा एक सवाल अब ये मान ले कि खामनेई इस्लामिक वर्ल्ड के सुप्रीम लीडर है सर। आपको मानना है, मेरी नजर में पहले से थे, खामनेई इज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मत, करेक्ट? मुस्लिम लीडर, इस्लामिक लीडर, सुप्रीम लीडर। फेथ अलग हो सकता है, सुप्रीम लीडर बिल्कुल। ऑलराइट, सुन्नियों ने शियाओं का नेतृत्व स्वीकार नहीं, इस्लामिक लीडर मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, नेतृत्व की बात, फेथ अलग चीज। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपनी अपनी राय, ओपिनियन
आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत की है। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद जीनत सिद्दीकी आपको बताएंगी कि खामनेई की खासियत क्या है और किस तरह से 86 साल के इस बुज़ुर्ग ने अमेरिका और इजराइल दोनों के भ्रम तोड़ दिए और मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति, सामरिक, भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से तब्दील कर दिया है और ये दिखाया है कि एक देश बिना झुके अमेरिका और इजराइल को पीछे हटने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। जीनत सिद्दीकी आपको बताएंगी बस छोटे से ब्रेक के बाद।